हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। अब हमें पता है कि इंडिया के नेबरहुड के अंदर बांग्लादेश में देर आर अ नंबर ऑफ अपडेट्स जो कि चलती आ रही हैं, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी पे भी पड़ेगा। नाउ आप सबको ऑलरेडी बहुत जगहों से पता लग गया होगा कि किस तरह से ये क्राइसिस जो है पैन आउट हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंटली इसकी शुरुआत हुई 2024 में with a student led protest, particularly with respect to the dissatisfaction that they had with the quota system in Bangladesh's government jobs. अब ये कोटा सिस्टम आखिरकार था क्या? ये कोटा सिस्टम प्रोवाइड करता था that within all the jobs that were available within the Bangladesh civil services, यहाँ पे 56% जॉब्स जो है ऑलरेडी वर रिजर्व्ड। ना इसके अंदर 30% जो है रिजर्वेशन वॉज फॉर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। बेसिकली 1971 में जो लिबरेशन की वॉर चली थी बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसके जो फ्रीडम फाइटर्स रिकॉग्नाइज थे उनके चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन को ये फॉरवर्ड किया जाता था। 10% वॉज फॉर विमेन, 10% वॉज फॉर अंडर डेवलप्ड जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां के लिए, एंड 5% फॉर माइनॉरिटीज या इंडिजिनस कम्युनिटीज विद इन बांग्लादेश, विद लास्ट 1% बीइंग रिजर्व फॉर डिसेबिलिटीज। अब इसके कारण पर्टिकुलरली ये जो 30% कोटा है फॉर द फ्रीडम फाइटर्स चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, इसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी एंड दिस इजंट समथिंग न्यू। इनफैक्ट the controversy and the protests against the same had been a long standing issue in Bangladesh. In fact, इस कोटा सिस्टम के ऊपर रेगुलरली कुछ कुछ चेंजेस भी होते आए हैं। अगर हम देखते हैं इस एवोल्यूशन ऑफ कोटा सिस्टम को, यू विल सी दैट 1997 तक ये जो कोटा था, ये पहले जो कि सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए था, इट वॉज देन एक्सटेंडेड इन 1997 टू द चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। 2010 में ये कोटा फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया टू द ग्रैंड चिल्ड्रन एज वेल। 2012 के अंदर फर्दर 1% कोटा जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इनफैक्ट 2018 में देयर वर नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस कोटा सिस्टम, जिसके कारण उस दौरान की जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी, राइट, बिकॉज शेख हसीना had been in power in Bangladesh for close to 15 years, तो 2018 में शेख हसीना की गवर्नमेंट ने इनफैक्ट एक सर्कुलर निकाला था जिसके थ्रू दे अबॉलिश द कोटा सिस्टम फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास जॉब्स, राइट, जिसके अंदर ये जो कोटा था वो प्रोवाइड किया जाता था। However, इसके कारण जो है काफी ज्यादा अपहीवल हुआ एंड द जो aggrieved sections थे they ended up approaching the court, the high courts, and because of this in June 2024 the High Court of Bangladesh ended up reinstating the 30% quota for the descendants of freedom fighters, जो कि पहले बाहर निकाल दिया गया था by the 2018 circular. And following this widespread protests जो हैं which also turned violent, उनकी शुरुआत हो गई। इसी के चलते हुए जुलाई 2024 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर उठाया एंड जुलाई 21 को स्क्रेप कर दिए मोस्ट ऑफ द कोटास जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर थे। एंड अब जो नया सिस्टम निकल के आया, इट प्रोवाइडेड 93% जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट विद 5% कोटा फॉर डिसेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स एंड 2% कोटा जो एथनिक माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर एंड डिसेबल्ड लोगों के लिए रखा गया था। However, now the problem is that these protests weren't really limited to only the issue of quotas in government jobs. The larger issue was the lack of employment opportunities for the educated youth in Bangladesh, जिनके अंदर ये increasing feeling थी कि अवामी लीग headed by शेख हसीना, इन लोगों ने पिछले 10 साल के अंदर enough development and job creation नहीं की है, particularly for the Bangladeshi youth. And that is why even after the coming in of the Supreme Court ruling, the protests did not abate. Moreover, already there was a lot of discontentment जो कि निकल के आ रहा था against the Sheikh Hasina government, particularly considering the fact कि इनका जो election था that had been marred by a lot of controversies as well as accusations of use of unfair practices. और इसी के चलते हुए इन प्रोटेस्ट में एक बॉइलिंग पॉइंट रीच लीडिंग टू वायलेंस एज वेल एज द डेथ ऑफ क्लोज टू 300 पीपल। इवेंचुअली ये वायलेंस इतनी बॉयल ओवर हो गई दैट इट लेड टू शेख हसीना रिजाइनिंग एज द प्राइम मिनिस्टर एंड फ्लीइंग द country as well.
इसके बाद जो है द प्रोटेस्ट हैव बीन टीम्ड, जिसके कारण वेरियस रिएक्शंस भी निकल के आए हैं अबाउट हाउ टू डील विद द प्रोटेस्ट्स. Particularly, one thing which has been criticized have been incidents of attacks on minorities, particularly Hindus, within the Bangladesh के अंदर, right? अब while there have been various measures which have been adopted by the government as well as the protesters, जो interim government है, जो as well as the army, to at least curb the violence now, plus also to try and avoid such incidents of violence against minorities, with the communities really coming about and showing an example of social trust and capital by protecting these minority residential areas as well as places of worship. However, again, how this pans out is something that remains to be seen. And that is why including this issue of safeguarding minorities' human rights along with a number of others are bound to impact India. अब क्या क्या इश्यूज हैं जो कि इंडिया के लिए जरूरी है? सबसे पहले तो इंडिया का नेबरहुड हैज बीन सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ दीज क्राइसिस, राइट? श्रीलंका में फॉलोइंग फिस्कल क्राइसिस देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस एज वेल एज चेंज ऑफ द गवर्नमेंट. सिमिलरली म्यांमार, जो कि ऑलरेडी रील कर रहा है under an army-led government with a growing closeness with China as well as the Rohingya issue, जो कि इंडिया के अंदर भी refugee crisis को प्लेग कर रहा है. Apart from this, the coming into power of the Misizu government in Maldives has also led to a strain in the relationship between India and her island neighbor. अब इसी इस लॉन्ग लिस्ट के अंदर ज्वाइन कर रहा है बांग्लादेश भी, एंड दिस इज ऑफ utmost importance because शेख हसीना गवर्नमेंट, and given the long tenure that she had a very warm relationship as far as India was concerned. अब एक मेन सिक्योरिटी कंसर्न जो कि इंडिया के लिए आता है is particularly to do with the fact that India and Bangladesh share a very long border, and very importantly most of this border considering इसके अंदर rivers, marshy land, sea जो है thick forest है, तो एक बहुत ही पोरस एरिया है जिसके कारण काफी ज्यादा क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती भी रहती है, लीडिंग टू अ लॉट ऑफ इलीगल माइग्रेशन. एंड विद द इश्यूज एंड द हाइटेंड वायलेंस के जो इंसिडेंट्स आ रहे हैं अगेंस्ट द हिंदू माइनॉरिटीज, दिस माइट ऑल्सो लीड टू अ फ्रेश wave of migrants, particularly in the areas of Northeast and West Bengal, जिसके कारण ना ही बांग्लादेश में तो कम्युनल टेंशंस हैं, because the issue of demography, indigenous population rights and culture has been a major issue for the Northeast that could also lead to communal tensions in the northeastern states. Already हमें पता है कि असम के अंदर क्लॉज 6 को लेके पहले ही बहुत सारे इश्यूज निकल के आ रहे थे, which led to the updation exercise in the NRC, also the setting up of the foreigners tribunals to really look at the issue of infiltration by illegal migrants who've settled in the area. अब इसी के साथ साथ एक और प्रॉब्लम है which is the fear of rise of insurgency, and this could particularly impact again northeast of India, जो कि चिकन्स नेक कॉरिडोर से जो है कनेक्टेड है. एंड व्हेनेवर देयर इज हाइटेंड ट्रबल इन द नॉर्थ ईस्ट, ये इंडिया की इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के लिए ही एक प्रॉब्लम बन जाता है. Now, one thing to note here is that during the Khaleda Zia regime, right, जो कि मेन ऑपोजिशन पार्टी BNP की जो है लीडर रही थी, एंड उनके टेन्योर के टाइम पे देयर वाज एन इंक्रीजिंग क्लोजनेस बिटवीन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इवन चाइना, which had been seen extremely uncomfortable for India, and इसके कारण जो इंसर्जेंसी थी इंडिया में particularly नॉर्थ ईस्ट में ये भी बढ़ गई थी. Now one thing which was very critical that with the coming in of Sheikh Hasina, particularly when we look at Tripura जो कि 3 sides से surrounded है with Bangladesh, it had led to the coming up of what we call the Agartala Doctrine, right? Agartala Doctrine जिसके अंदर for the betterment of relationship between India as well as Bangladesh, heightened communication, transportation, and a promise was made by the Sheikh Hasina government, which was something that she had tried to implement as well. That is complete cut down on any support to insurgent groups and a major crackdown on any such groups जो कि बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर एक्ट कर
रहे थे। एंड इसी के कारण एक स्टेबल रिलेशनशिप फॉस्टर हो पाया था इंडिया एंड बांग्लादेश के अंदर, एंड एक रिन्यूड कोऑपरेशन पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट की बांग्लादेश के साथ बाय फोकसिंग ऑन अ नंबर ऑफ इनलैंड वाटरवेज, राइट। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के अंदर दोनों इंडिया एंड बांग्लादेश जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो नई अपॉर्चुनिटीज जो है दोनों ही कंट्रीज के लिए निकल के आ गई थी। नाउ विद द गोइंग अवे ऑफ द शेख हसीना गवर्नमेंट, all of this also stands questioned. Very importantly, Ambassador Anil Trigunayath ने भी यही कहा है that at this moment Bangladesh तो is at crossroads, but the issue is that this will also spell the kind of relationship that Bangladesh will foster in the future for India. The problem is that the violence is continuing as well, particularly fueled by internal dissent. There are also questions of external interference, considering the Sheikh Hasina government was not something which was appreciated by the US. They had always had a rocky start, and particularly the kind of gray zone and the gray history of human rights violations under the Hasina government had also led to increasing trouble between Bangladesh and US. Then there is also the issue of China's growing presence in Bangladesh, or trying to increase its influence in the region as well. Now, with increasing dissatisfaction amongst the communities, right, there is an issue, there is this fear that China may try to increase its influence in the region, which can spell trouble for India. सुमित गांगुली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा है फॉरेन पॉलिसी में, एंड यहीं पे वो बात करते हैं दैट विद द रेजिग्नेशन ऑफ शेख हसीना गवर्नमेंट देयर आर टू क्रिटिकल इश्यूज दैट आर इन फ्रंट ऑफ इंडिया टुडे। सबसे पहले तो ऑब्वियसली देयर इज द फियर इंडिया के अंदर, एंड देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ एंजाइटी दैट व्हाट विल बी द शेप ऑफ द न्यू गवर्नमेंट जो कि निकल के आएगी, राइट। इंटरिम गवर्नमेंट जो कि प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन के अंडर के थ्रू जो है सेटअप की गई है, उसे हेड करने के लिए अभी के लिए जो नोबेल लॉरेट है, जिनको माना जाता है बैंकर ऑफ द पुअर, मोहम्मद यूनुस जो है अपॉइंट कर दिए गए हैं। बट आगे चल के जब इलेक्शंस कंटेस्ट होंगे, who will be the winner and who will occupy the leadership of Bangladesh, that remains to be seen. And particularly given that there has been a widespread discontent against Awami League, there is a huge chance that Awami League जो है will not be able to win this even with a change of leadership. Right? Second, as we've already talked about, India is especially wary कि future government इंडिया वर्सेस चाइना के बीच में किस तरह से बैलेंस करेगी। शेख हसीना हैड बीन एक्सट्रीमली फ्रूगल इन ट्राइंग टू बैलेंस दिस आउट, राइट। पिछले सालों में अराउंड 10 टाइम्स जो है इंडिया एंड बांग्लादेश की गवर्नमेंट्स शेख हसीना के अंडर जो है उनके बीच में मिली थी। इनफैक्ट 2024 में शी हैड ऑल्सो अटेंडेड द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड उसके बाद शी हैड ऑल्सो बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेबरिंग कंट्री टू विजिट इंडिया ऑल्सो, राइट, इन मोदीज थर्ड टर्म, राइट। तो इसी हिसाब से इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में एक गोल्डन डेकेड जो है, एक गोल्डन पीरियड ऑफ रिलेशनशिप मनाया जा रहा था। वहीं पे शेख हसीना हैड आल्सो कोटेड चाइना, हाउएवर ये जो बैलेंसिंग एक्ट था वो बहुत अच्छे से कर पाई थी। नाउ इंडिया इज फियरफुल कि आगे चल के इनके क्या सिनेरियो होंगे। इवन वाइल शेख हसीना has been seeking asylum in various countries, India has been rather hesitant, especially because ये किसी भी तरह से जो फ्यूचर गवर्नमेंट है उनके साथ उनको एक रॉन्ग इंप्रेशन जरूर नहीं देना चाहेगा by quoting or offering any sort of safe space or asylum to Sheikh Hasina, right? So regardless what the past relationship may have been, India has to be very pragmatic when it comes to dealing with the present scenario जो कि बांग्लादेश के अंदर निकल के आया है। Now, who are the main people जो कि इस चेंज के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं? Apart from the general of the Bangladesh Army, पहले जो ज़रूरी हो गए हैं द लीडर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस, जिनको टाइम एंड अगेन बहुत सारे लोगों ने इनकरेज भी किया है to stand for elections and to take possibly a more active role in Bangladeshi politics. Now, Mohammad Yunus, as I've said, is a Nobel laureate. He was also credited for being the banker to the poor with the founding of the Grameen Bank in 1983, जो कि माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करता था टू द पुअर, पर्टिकुलरली विमेन इन बांग्लादेश, जिसके कारण ये माना जाता है दैट बॉटम अप डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को ये पॉसिबल बना पाया था। एंड इसी के कारण 2006 में मोहम्मद यूनुस एंड ग्रामीण बैंक को नोबेल प्राइज फॉर
प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एट ग्रास रूट लेवल जो है ये भी दिया गया था। नेक्स्ट एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है हैज बीन बाय द बांग्लादेशी प्रेसिडेंट इन फ्रीइंग खालिदा जिया हु हैड बीन अंडर हाउस अरेस्ट। Now, importantly, Khalida Zia was the first woman prime minister of Bangladesh, right? And she was also the main opposition leader against the Sheikh Hasina government. ये लीड करती है द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी ये लीडर बनी थी आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ हर हस्बैंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट जियाउर रहमान। Now, importantly, जब बांग्लादेश ने विटनेस किया था मिलिट्री रूल एंड कू अंडर हुसैन मोहम्मद इरशाद, Khalida Zia and Sheikh Hasina had come together to make an alliance to overthrow the military government in 1990. While this alliance did not really last long, 1991 जो कि बांग्लादेश के मिलिट्री गवर्नमेंट के बाद पहला फ्री इलेक्शन था, उसके अंदर it was Khalida Zia who had ended up winning. However, again, as we know, her record has been marred by a lot of problems for India and a growing closeness with Pakistan. And in today's circumstances, this may also lead to China. And India जो है एक encirclement in its South Asian neighborhood नहीं चाहेगा। आपका क्या मानना है कि क्या और repercussions हो सकते हैं इंडिया के लिए due to this Bangladesh protests and resignation of Sheikh Hasina? हमें बताइए in the comments below. Right, this was all from me today. Importantly, अगर आप अभी भी अपने PSI optional के लिए undecided हैं and you're looking for any kind of support system, तो हमारा batch 5 launch हो गया है, which includes comprehensive lecture series, answer writing, coverage of current affairs, as well as private telegram group for any doubt resolution. And अगर आप चाहें आप mentorship by a selected civil servant जो है वो भी avail कर सकते हैं। इस information पे और जानना अगर आप चाहते हैं, very importantly, then you can give a call on 1800 890 3043 या फिर you can drop us a mail on sleepy.classes@gmail.com. Right? This was all from me today. Thank you for watching this video and keep following Sleepy Classes.